गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मिशन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आवर मिशन योर सक्सेस के तहत 7 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स को लेकर मैं आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इस चैनल पर पहले से बने हुए हैं लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इस काम को करने में 1 मिनट की भी देरी न करें, फ़ौरन सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। हमारा पहला प्रश्न है, T20 क्रिकेट में 400 छक्के लगाने वाले T20 क्रिकेट में 400 छक्के मारने वाले भारत के पहले खिलाड़ी एवं दुनिया के 7वें बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, विराट कोहली। इसका सही उत्तर है बी, रोहित शर्मा। चलिए इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। रोहित शर्मा ने T20 क्रिकेट में 400 छक्के लगाए और ये कमाल करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बनने का गौरव इनको हासिल हुआ। इन्होंने अपने T20 क्रिकेट करियर में 355वें मैच में ये उपलब्धि हासिल की और साथ ही साथ इन्होंने 400 छक्के पूरे किए। वहीं T20 क्रिकेट में वे 400 छक्कों का आंकड़ा छूने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज बन चुके हैं। अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा छक्के किसने लगाए हैं T20 में, तो ये जो रिकॉर्ड है ये क्रिस गेल के नाम पर है, जिनके नाम पर अभी तक कुल 1042 छक्के दर्ज हैं। वहीं 758 छक्कों के साथ किरोन पोलार्ड दूसरे स्थान पर है और आंद्रे रसेल 510 छक्कों के साथ तीसरे स्थान पर है। तो इस तरीके से दुनिया के 7वें बल्लेबाज बने हैं रोहित शर्मा। और अगर भारत की बात करें तो भारतीय बल्लेबाजों में ये प्रथम बल्लेबाज हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में 400 छक्के लगाए हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदी व गुजराती की 300 फिल्में और रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले किस कलाकार का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? देखिए, आपको याद होगा जब भी कोरोना का लॉकडाउन लगा था तो ऐसे टाइम पे रामायण का प्रसारण शुरू किया गया था, और जिन लोगों ने अपने बचपन में या इसके पहले रामायण का ये जो रामानंद सागर की जो रामायण है इसको जिन लोगों ने नहीं देखा था उन लोगों ने भी इसको देखा, और इसमें जो रावण का किरदार निभाया था उनका निधन हो गया है और इनकी उम्र थी 82 साल, 82 ईयर्स। तो चलिए देखते हैं कि ये कौन से कलाकार थे। हमारे पास ऑप्शंस हैं अरविंद त्रिवेदी, राहुल सचदेवा, मनोज त्रिपाठी, संजय अग्रवाल। इसका सही उत्तर है ए, अरविंद त्रिवेदी। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। लोकप्रिय सीरियल रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले एक्टर अरविंद त्रिवेदी का निधन हो गया है। इनकी उम्र 82 ईयर्स थी और साथ ही साथ इनका जन्म, अगर हम इनके जीवन के बारे में बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो 8 नवंबर 1938 में मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ था। इनका जो स्टार्टिंग का करियर था ये गुजराती रंगमंच से शुरू हुआ था, गुजराती थिएटर से शुरू हुआ था। इनके भाई उपेंद्र त्रिवेदी गुजराती सिनेमा के चर्चित नाम रहे हैं और गुजराती फिल्मों में अध्ययन भी कर चुके हैं, अभिनय भी कर चुके हैं। हिंदी के पॉपुलर शो रामायण से घर घर पहचान बनाने वाले लंकेश यानी अरविंद त्रिवेदी ने लगभग 300 हिंदी और गुजराती फिल्मों में भी अभिनय किया था। तो जो रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले व्यक्ति का निधन हुआ है उनका नाम क्या है? उनका नाम है अरविंद त्रिवेदी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? हमारे ऑप्शन है राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने का निर्णय लिया है। तो इसके एक्सप्लेनेशंस को देखते हैं। CSIR के इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी ने हिमाचल प्रदेश में पायलट आधार पर दालचीनी की खेती शुरू की है। असली दालचीनी या सिनामोमम मुख्य रूप से श्रीलंका में उगाया जाता है, जबकि जो छोटे उत्पादक देश हैं उनमें सेशल्स, मेडागास्कर और भारत भी शामिल है।
भारत सालाना 45,318 टन दालचीनी का आयात चीन, श्रीलंका, वियतनाम, इंडोनेशिया और नेपाल से करता है। इसकी खेती के साथ ही हिमाचल प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जो कि दालचीनी की संगठित खेती करेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC ने हाल ही में किसको भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने हाल ही में भारत में किसको अपना प्रमुख घोषित करने की घोषणा की है? इसके ऑप्शन है टिमो वर्नर, हसन मुश्रीफ, वेई पेंगे एंड वेंडी वर्नर। तो इसका सही उत्तर है डी, वेंडी वर्नर। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो है इसने हाल ही में ये डिसाइड किया है कि वेंडी वर्नर को ये भारत में अपना प्रतिनिधि या अपना नया प्रमुख घोषित करेगा, उनको नियुक्त करेगा इस पद पर। वेंडी जो है वो इस पद पर जून झांग की जगह लेंगी। ये जून झांग जो है ये IFC के साथ काफ़ी लंबे करियर को इन्होंने निभाया है और हाल ही में ये रिटायर हुए हैं। वेंडी जो है वो नई दिल्ली स्थित कार्यालय से भारत के पोर्टफोलियो के विकास और विविधीकरण पर ध्यान देंगी, जिससे कि इस क्षेत्र में IFC के प्रभाव को बढ़ाने में मदद मिलेगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गंगा नदी डॉल्फिन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? गंगा नदी डॉल्फिन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं 10 जनवरी, 12 मार्च, 5 अक्टूबर, 20 जुलाई। इसका सही उत्तर है 5 अक्टूबर। देखिए, 5 अक्टूबर को मैंने आपको कल भी बताया था कि 5 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टीचर्स डे। वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो यहाँ हमें एक और दिन मिल रहा है 5 अक्टूबर को मनाया जाने वाला। वो क्या है? वो है गंगा नदी डॉल्फिन डे, यानी गंगेज डॉल्फिन डे, गंगा रिवर डॉल्फिन डे। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। भारत में गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण को प्रोत्साहित करने और इसके प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए हर साल 5 अक्टूबर को गंगा नदी डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। इसी दिन यानी 5 अक्टूबर के ही दिन 2010 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित किया गया था। देखिए, यही कारण है क्योंकि 5 अक्टूबर 2010 को ही गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित किया गया था। इसीलिए इसी दिन को हम गंगा नदी डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर हम देखें तो 2012 में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और उत्तर प्रदेश सरकार ने संयुक्त रूप से देश में डॉल्फिन संरक्षण अभियान शुरू किया था। गंगा की डॉल्फिन को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की पहली अनुसूची के तहत शामिल किया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय आंदोलन हेतु लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार प्रदान किया जाता है? यहाँ पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान के लिए गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार प्रदान करता है? ऑप्शंस हैं बिहार, असम, झारखंड, तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है बी, असम। चलिए इसके एक्सप्लेनेशंस को देखते हैं, स्पष्टीकरण देखते हैं इसका। असम सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान हेतु लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ये जो पुरस्कार है ये राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान के लिए असम सरकार का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। गोपीनाथ बोरदोलोई एक स्वतंत्रता सेनानी थे और साथ ही साथ स्वतंत्रता के बाद ये असम के पहले मुख्यमंत्री बने थे। इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था और इस वर्ष जो ये पुरस्कार दिया गया है ये पुरस्कार M वेंकैया नायडू के द्वारा दिया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम अर्थात LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? हमारे ऑप्शंस हैं BC पटनायक, संजय अग्रवाल, मोहन त्रिपाठी, अजय सचदेवा। सही जवाब है BC पटनायक यानी ऑप्शन A। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। BC पटनायक जो हैं इन्होंने भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC के प्रबंध निदेशक अर्थात मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला है। इन्हें 5 जुलाई 2021 को भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। LIC के जो प्रबंध निदेशक के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है, इन्होंने कार्यभार संभाला है। इसके पहले यानी LIC के MD बनने के पहले ये
ये बीमा लोकपाल परिषद मुंबई के महासचिव थे और मार्च 1986 में LIC ऑफ इंडिया में प्रत्यक्ष भर्ती अधिकारी के रूप में ये शामिल हुए थे। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच इन द नॉर्थ ईस्ट नाम से ड्रोन लॉन्च किया है? देखिए ये एक्चुअली क्या है, ये एक वैक्सीन है जो ड्रोन आधारित वैक्सीन है, ठीक है। बल्कि वैक्सीन भी नहीं कहेंगे, वैक्सीन डिलीवरी मॉडल है, यानी वैक्सीन को डिलीवर करने का एक मॉडल है ये जो ड्रोन पर बेस्ड है। इसको किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो इसमें हमारे ऑप्शंस हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि वैक्सीन डिलीवरी मॉडल है ये, इसीलिए निश्चित हो जाता है कि ये इसका जवाब होगा सी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। स्पष्टीकरण देखते हैं हम इसका। हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रोन पर आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट नाम से लॉन्च किया है। भारतीय जो आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद है यानी ICMR है, इसने यह सुनिश्चित करने के लिए एक मॉडल तैयार किया है कि जीवन रक्षक टीके, जितने भी जीवन रक्षक टीके हैं, वैक्सीन हैं, ये सभी तक पहुंच सके, यानी वैक्सीन की सभी लोगों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इस मॉडल को तैयार किया गया है। इसे भारत के कठिन और दुर्गम इलाकों में वैक्सीन वितरण की सुविधा के लिए डिज़ाइन किया गया है और वर्तमान में ड्रोन पर आधारित जो वितरण परियोजना चल रही है, इसके लिए जो परियोजना बनाई जा रही है, इसके लिए कहाँ कहाँ को परमिशन दी गई है? तो ये परमिशन दी गई है मणिपुर, ये परमिशन दी गई है मणिपुर, नागालैंड, अंडमान निकोबार, इन तीनों को इस मॉडल के कार्यान्वयन की परमिशन प्रदान कर दी गई है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA ने कितने साल तक के बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला एक किट विकसित किया है? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी AIIA ने कितने साल तक के बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला किट इन्होंने विकसित किया है? इसके ऑप्शन है 20 साल, 16 साल, 22 साल और 25 साल। तो इसका सही उत्तर है B, 16 साल। इसके स्पष्टीकरण को देखते हैं। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने 16 साल तक के बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला एक किट विकसित किया है। आयुष मंत्रालय के अधीन है AIIA। इसने आयुष मंत्रालय के अधीन रहते हुए ही कोरोना की संभावित तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए यह किट विकसित किया है और इसका नाम बाल रक्षा किट रखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम रखा गया है बाल रक्षा किट। 2 नवंबर को, आने वाले 2 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर AIIA 10,000 मुफ्त किट जो है उसका वितरण करेगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने तालिबान के नेतृत्व में अफगानिस्तान को $multi-billion की लागत वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजनाओं में शामिल होने पर चर्चा की है? यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा देश है जिसने अफगानिस्तान, चूँकि अफगानिस्तान का आज का जो रूप है वो तालिबान के नेतृत्व का रूप है, तो ऐसा कौन सा देश है जो कि तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान को $multi-billion की लागत वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजनाओं में शामिल होने पर चर्चा कर रहा है? देखिए ये हमारा भारत हो गया, ठीक है, ये हमारा भारत हो गया, यहाँ पर पाकिस्तान है, इधर चाइना है। तो चीन और पाकिस्तान का जो आर्थिक गलियारा बन रहा है, इस गलियारे में क्योंकि इसकी जो लागत है ये $multi-billion की है, इस आर्थिक गलियारे की, इसमें अफ़गानिस्तान को भी इस परियोजना में, इस प्रोजेक्ट में शामिल करने की चर्चा कौन सा देश कर रहा है? तो ये इसका ऑप्शन है हमारे पास पाकिस्तान, नेपाल, चीन, रूस, और निश्चित रूप से इसका सही जवाब है A,
पाकिस्तान। देखिए, हाल ही में पाकिस्तान ने तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान को मल्टी बिलियन डॉलर की लागत वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजनाओं में शामिल होने पर चर्चा की है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जो है, ये पाकिस्तान और चीन के बीच एक द्विपक्षीय परियोजना है, जिसमें दोनों ने मिलकर के अपनी सहमति से इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है। साथ ही साथ इसका उद्देश्य क्या है, ये आर्थिक गलियारा जो बन रहा है इसका उद्देश्य है ऊर्जा, औद्योगिक और अन्य बुनियादी ढांचागत विकास परियोजनाओं के साथ साथ जो नेशनल हाईवे हैं, जो रेलवे है, जो पाइपलाइन है, इन सब के नेटवर्क के साथ पूरे पाकिस्तान में कनेक्टिविटी को बढ़ाना, पूरे पाकिस्तान में कनेक्टिविटी बेहतर हो सके, यही इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ये वीडियो, आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर आप इस करंट अफेयर के प्रश्नोत्तरी की PDF लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर जाकर ग्रुप को ज्वाइन करें। वहाँ से आपको हर दिन की PDF बहुत ही आसानी से मिल जाया करेगी। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस नंबर पे आप कॉल करके इसके विषय में जानकारी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बात और बता दूं कि हमारी जो 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है GS की, उसके 2 वीडियोज़ अभी तक आ चुके हैं, तीसरा वीडियो भी बस आने ही वाला है। और हमारी कोशिश है कि इसमें जो भी वीडियोस होंगे, उन पहले वीडियो में तो एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं दिया था, बहुत ज़्यादा डीप एक्सप्लेनेशन में नहीं गई थी मैं, लेकिन दूसरा जो वीडियो बनाया मैंने, उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में बातों को बताया है, तथ्यों को बताया है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। हमारी कोशिश होगी कि उस वीडियो का लिंक जो है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दें, तो आप उसे ज़रूर देखें और इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि निश्चित रूप से 10,000 प्रश्नों का जो ये GS का सेट है हमारा, ये पूरा का पूरा कलेक्शन है, अगर आप इसको पूरी तरह से तैयार कर लेते हैं तो समझिए कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा में आप अपनी सीट निश्चित करवा लेते हैं, सुनिश्चित कर लेते हैं, सिक्योर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही आज के वीडियो को समाप्त करती हूँ। थैंक यू।